नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अधिगम अक्षमता विकार लर्निंग डिसऑर्डर के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, जिसका आज तृतीय भाग है। और इस भाग में हम आज अपने महत्वपूर्ण जो बचे हुए विकार हैं, मानसिक विकार हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आज इसका अंतिम भाग है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जो अक्षमता विकार है सभी हमारे महत्वपूर्ण प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, भले ही वो स्टेट टेट है, ठीक है, या फिर हमारा सेंट्रल टेट है, या कोई अन्य शिक्षक संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनसे भी महत्व उनके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो देखते हैं आगे अब हमारे जो और अन्य जो बच गए हैं अधिगम अक्षमता विकार, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। एक सेकंड, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। कल की कक्षा में सेकंड भाग, द्वितीय भाग जो हमारा था, सोलिलोकी तक हम चर्चा कर चुके हैं। सोलिलोकी अपने आप से बात करने का जो वो होता है विकार, अर्थात अपने आप से बात की जाती है कल्पना शक्ति के आधार, उसे सोलिलोकी विकार कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे विकार नहीं माना हुआ है। चलिए अब देखते हैं आगे अन्य जो विकार हैं हमारे। दूसरा है एमनेसिया। ठीक है, एक किससे संबंधित है? भूलने की बीमारी से संबंधित है एमनेसिया विकार हमारा। चलिए एमनेशिया के बारे में जानते हैं क्या है। यह वह स्थिति है जिसमें स्मृति का हिस्सा स्थायी या अस्थायी रूप से खो जाता है। ठीक है, एमनेशिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारे मेमोरी का एक हिस्सा या तो अस्थायी रूप से या फिर स्थायी रूप से खो जाता है। और यह कब होता है? अक्सर जब मस्तिष्क में हमारे चोट लगी हो, जब हमारे दिमाग में चोट लगी रहती है, रोग होता है, कोई मस्तिष्क रोग, मानसिक रोग होता है, या फिर मानसिक तनाव के कारण हमें एमनेसिया जो बीमारी है वो हो सकती है। ठीक है, एमनेसिया में हमारे मेमोरी का स्थायी हिस्सा या अस्थायी हिस्सा खो सकता है, जिसमें हम हमें भूलने की बीमारी हो सकती है। ठीक है, देखते होंगे आप बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको भूलने की बीमारी होती है, अभी याद पर थोड़ी देर बाद उस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की भूलने की बीमारी उन्हें होती है। चलिए अब इसके मुख्य लक्षण देखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन एमनेसिया से ग्रसित है। ठीक है, तो अंतरंग, अंतरंग से क्या अर्थात है? क्या अर्थ है? व्यक्ति भूतकाल की यादें भूल जाता है पर नई चीजें सीख सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति भूतकाल की बातों को तो भूल जाएगा लेकिन नई चीजों को सीखेगा, वर्तमान की चीजों को सीखेगा। ठीक है, भूतकाल की जो उसकी यादें हैं उन्हें भूलेगा। उदाहरण के लिए दुर्घटना या सिर पर चोट के बाद पुरानी घटनाएं याद नहीं रहना। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे वो देखे हुए हैं फिल्म में या नाटक में, टीवी सीरियल्स देखे होंगे या कोई फिल्म देखी होगी, तो सिर में चोट लगने के कारण वो अपनी पुरानी यादों को भूल जाते हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है। ठीक है, तो भूतकाल की बातें तो याद नहीं रहती हैं लेकिन नई चीजें सीखी जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है अंतर्वर्ती। ठीक है, अंतर्वर्ती व्यक्ति नई चीजें याद नहीं रख पाता, पुरानी यादें बनी रहती हैं। और क्या है इसके मुख्य प्रकारों में? दूसरा है अंतर्वर्ती याद। इसमें क्या होता है? नई चीजें याद नहीं रह पाती हैं लेकिन पुरानी चीजें बनी रहती हैं। ठीक है, यहाँ दूसरा जो प्रकार है इसका अंतर्वर्ती, उसमें व्यक्ति नई चीजों को नहीं सीख पाएगा लेकिन पुरानी चीजें याद रहेंगी। लेकिन अंतरंग जो है इनका, उसमें व्यक्ति पुरानी चीजों को भूल चुका होता है, नई चीजें याद रहती हैं। ठीक है, नई चीजें सीख सकता है। अगला देखिए क्या है, स्थायी या अवसाद जन्य। ठीक है, मानसिक तनाव, भय या सदमे के कारण अचानक याददाश्त खो जाना अक्सर थोड़े समय में ठीक हो जाता है। ठीक है, जब हमें मानसिक तनाव के कारण या भय या कोई सदमे के कारण अचानक हमारी याददाश्त चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी या अवसाद जन्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़े ही समय तक रहता है और थोड़े समय में ठीक हो जाता है। चलिए अब इसके लक्षण देखते हैं, सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं। हाल की घटनाओं को याद न रख पाना, हाल अर्थात वर्तमान की घटनाओं को याद न रख पाना, अपने परिचित लोगों या स्थान को पहचानने में कठिनाई होना। ठीक है, अपने जो भी परिचित लोग हैं, जब कोई सर में चोट लगी हो, दिमाग में चोट लगी हो, मस्तिष्क में चोट लगी हो, या अन्य के कारण जो रोग हैं, मानसिक रोग हैं, उनके कारण परिचित लोग याद नहीं रह पाते हैं, या हमारा जो परिचित स्थान है वो याद नहीं रह पाता है। बार बार एक ही सवाल पूछना, ये भी एमनेसिया का ही लक्षण है। पहचान, समय व स्थान क्रम में क्या होना? भ्रम हो जाना। स्थान पहचानने में, समय में या स्थान में
भ्रम होना ये भी एमनेसिया का लक्षण है। गंभीर मामलों में व्यक्तित्व परिवर्तन या अनियंत्रित व्यवहार होना, ठीक है। गंभीर जब मामले सीरियस मैटर्स जब होते हैं वहां पे व्यक्तित्व परिवर्तन होना या फिर अनियंत्रित व्यवहार होना, ठीक है। अब इसके कारण इन कारणों से हो सकता है एमनेसिया: सिर पर चोट या मस्तिष्क पर चोट लगना, स्ट्रोक या मस्तिष्क में रक्तस्राव होना, संक्रमण या दिमाग में सूजन पड़ जाना, मानसिक सदमा या अत्यधिक तनाव होना, मानसिक सदमा पड़ना कोई, ठीक है, ऐसी घटना हो जाना जिससे व्यक्ति सदमे में चले जाता है, या अत्यधिक तनाव होना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होना व्यक्ति को। अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी इसका कारण बनती है, ठीक है। अल्जाइमर एक मानसिक रोग है, तो ये भी इसका कारण बन सकती है, इससे भी हमें एमनेसिया हो सकता है। चलिए, अब इसके उपचार कैसे किए जाएं, क्या सुझाव दिए जाते हैं? कारणों का इलाज किया जा सकता है इसके, ठीक है। जो भी कारण है एमनेसिया का वैसे इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इसके कारण है, फैक्टर्स हैं, उनका इलाज किया जा सकता है। चोट लगी है तो चोट को हम ठीक कर सकते हैं, संक्रमण है तो उसको भी दवाओं से रोका जा सकता है, न्यूरोलॉजिकल समस्या को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। जो हमारी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकते हैं। स्मृति सुधारक थेरेपी दी जा सकती है जिससे हमारी स्मृति को ठीक किया जा सके, ठीक है, बुद्धि को ठीक किया जा सके। दवा यदि न्यूरोलॉजिकल या मानसिक कारण है तो हम दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन को प्रयोग में ला सकते हैं। सहायता और याददाश्त प्रशिक्षण, ठीक है। सहायता अर्थात घर परिवार दोस्तों से सहायता मिलना उन्हें, और याददाश्त प्रशिक्षण, उन्हें अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना, ठीक है। याददाश्त प्रशिक्षण जैसे नोटबुक, मोबाइल या रिमाइंडर आदि के द्वारा दी जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार के उपचारों से हम एमनेसिया का उपचार कर सकते हैं। चलिए, अब अगला जो हमारा आता है अन्य महत्वपूर्ण, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे एसपीडी कहा जाता है, ठीक है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधित विकार है, ठीक है। यहाँ पे विचार हो गया गलती से। तो जो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधित विकार है। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। एसपीडी वह स्थिति है जिसमें दिमाग किसी भी इंद्रिय से आने वाली जानकारी को ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। एसपीडी कैसी स्थिति है कि इस स्थिति में दिमाग किसी भी ओर से आने वाली या किसी भी इंद्रिय से आने वाली जो जानकारी है, दिमाग उसको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता है, सही तरीके से उसे समझ नहीं पाता है, ठीक है। जैसे किसी भी दिशा से आवाज आई, प्रकाश आया, स्पर्श, कोई किसी ने स्पर्श करा उसे, या स्वाद आया उसे कहीं से, ठीक है, गंध या गति, इन सभी चीजों को अपने दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाता है कि आखिर वो किस दिशा से आ रही है, ठीक है। अपनी इंद्रियों के आधार पर वो उसका पता नहीं कर पाता है, इसके इंद्रिय समन्वय इंद्रिय से संबंधित क्या है, एक विकार है। अब इसके आगे देखते हैं, आगे इस कारण व्यक्ति का व्यवहार, ध्यान और दैनिक गतिविधियों को प्रभाव इस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार, ध्यान और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हैं। जब एसपीडी से ग्रसित व्यक्ति होता है, जब सही सही उस ज्ञान पता नहीं चल पाता है किसी चीज का उसे, ठीक है, तो व्यक्ति का इससे व्यवहार परिवर्तित होता है, उसका ध्यान परिवर्तित होता है, ध्यान नहीं लगता है किसी चीज में, और दैनिक गतिविधियां भी प्रभावित होने लग जाती हैं। जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, दैनिक गतिविधियां हैं उसकी, वो भी उससे प्रभावित होती है, ठीक है। अब इसके मुख्य लक्षण देखें, मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं। टच स्पर्श से जुड़ी समस्या हो सकती है, जैसे इसमें कुछ कपड़े या वस्तुएं छूने से डर या चिड़चिड़ापन होना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हमारा एसपीडी से ग्रसित है तो कुछ कपड़े छूने से उसे डर लगेगा या चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है, कपड़ों या वस्तुओं को छूने से, या गले मिलने या छूने से असहजता होना, ठीक है। अर्थात किसी व्यक्ति को गले मिलने से असहजता है, या कोई उसे टच करता है, छूता है तो वो असहज हो जाता है, तो वो एसपीडी से ग्रसित है। और वॉइस या साउंड से संवेदनशीलता होना, अर्थात तेज आवाज से डर या चिड़चिड़ापन होना। यदि बहुत ज्यादा तेज आवाज से किसी को डर लगता है, वो चिड़चिड़ापन होता है, तो ये भी हमारा एसपीडी का ही एक लक्षण है, ठीक है। तीसरा है हमारा सेंस ऑफ मूवमेंट, अर्थात संतुलन क्या है, संतुलन की समस्या, गिरने की प्रवृत्ति, जल्दी थक जाना, अर्थात व्यक्ति का संतुलन की समस्या है, अपना संतुलन नहीं बना पाता है किसी चीज से संबंधित, या गिरने की प्रवृत्ति है, ठीक है, और जल्दी थक जाता है, तो वो भी वो एसपीडी से ग्रसित है। अगला क्या है,
दृष्टि और अन्य इंद्रियों का असामान्य रिस्पॉन्स करना, ठीक है? असामान्य रिस्पॉन्स करना, बहुत रोशनी या रंग में असहज होना, ठीक है? अब जो दृष्टि या इंद्रियाँ हमारी है वो असामान्य एकदम रोशनी में आने से या रंग एकदम बहुत ज़्यादा डार्क कलर देखने से असहज हो जाती है, ठीक है? या फिर स्वाद और गंध के प्रति असामान्य संवेदनशीलता होना, कोई स्वाद या गंध आ रही है उससे भी क्या होना, असहज हो जाना, उससे भी संवेदनशीलता का बिगड़ना, इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। और दूसरा, व्यवहार में भी इसके प्रभाव दिखते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, सामाजिक परिस्थितियों में असहजता होती है, कभी-कभी अत्यधिक सक्रियता या संकोच भी हो सकती है। यदि व्यक्ति को ये लक्षण दिखते हैं तो वो एसपीडी से ग्रसित है। अब इसके कारण जन्मजात न्यूरोलॉजिकल असंतुलन हो सकता है, अर्थात जेनेटिक हो सकता है, प्रीमेच्योर जन्म हो सकता है, ठीक है? प्रीमेच्योर जन्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी वाले बच्चों में अधिक देखा जा सकता है, ठीक है? जो ऑटिज्म से प्रभावित हैं, अब ऑटिज्म क्या है अभी आगे पढ़ेंगे हम ऑटिज्म, ठीक है? तो मस्तिष्क और नसों को विकसित होने की प्रक्रिया में गड़बड़ी, ठीक है? मस्तिष्क और नसों के विकसित होने की जो प्रक्रिया है उनमें गड़बड़ी होने के कारण भी हमें एसपीडी हो सकता है, ठीक है? यदि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो भी हमें एसपीडी हो सकता है। और हमारा जेनेटिक भी हो सकता है, यदि घर परिवार में पहले किसी को रहा होगा तो हो सकता है उनके बच्चों में, उनकी जनरेशन में भी वो आए। अब इसके उपचार क्या हैं? सेंसरी थेरेपी दी जा सकती है, ठीक है? सेंसरी थेरेपी से हम जो टच करने का वो है, उससे भय लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, उससे वो सुधरेगा, ठीक है? आगे विशेष उपकरण और गतिविधियों के माध्यम से मस्तिष्क को इंद्रिय इनपुट प्रोसेस करने का प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों या गतिविधियों के द्वारा हम मस्तिष्क को इंद्रियों के द्वारा ज्ञान कराने में, ठीक है? इंद्रियों के द्वारा उन सूचनाओं को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका प्रशिक्षण दे सकते हैं। व्यावहारिक थेरेपी दी जा सकती है। असामान्य प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना और सामाजिक कौशल बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण है, ठीक है? असामान्य प्रतिक्रिया करता है व्यक्ति और उसको असामान्य प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं हम व्यावहारिक थेरेपी से, और सामाजिक कौशल भी बढ़ सकता है। परिवार या स्कूल का सहयोग महत्वपूर्ण है, ठीक है? जो उसके परिवार है, उसका स्कूल है, टीचर्स हैं, उसके दोस्त हैं, उनका सहयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के लिए सुरक्षित और संतुलित वातावरण की आवश्यकता है और दवा मेडिसिन्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, केवल सहायक लक्षणों के लिए, ठीक है? सहायक जो लक्षण हैं हमारे, उनके लिए हम दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ध्यान, चिंता कम करने के लिए, ठीक है? जैसे ध्यान और चिंता की जो समस्या है उसको कम करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा है ऑटिज्म या ऑटिज़म भी इसे कहा जाता है, सीखने की अक्षमता से संबंधित है। सीखने में अक्षमता से संबंधित है ऑटिज़म या ऑटिज्म। एक ऐसा मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और भावनात्मक संकेतों को समझने में कठिनाई महसूस करता है, ठीक है? एक मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्थिति है ऑटिज्म हमारी, जिसमें व्यक्ति या तो सामाजिक और भावनात्मक संकेतों को समझने में कठिनाई होती है। ऐसा व्यक्ति है जिसे भावनात्मक संकेतों को या फिर सामाजिक संकेतों को समझने में कठिनाई है, तो हमारा ऑटिज्म से ग्रसित माना जा सकता है, ठीक है? भाषण या संवाद में असमानताएं होती हैं। भाषण जब वो भाषण करे या संवाद करे किसी से तो उनमें असमानताएं देखी जा सकती हैं। सीमित और दोहराव वाले व्यवहार या रुचियों में लिप्त रहता है, ठीक है? जो हमारा ऑटिज्म से ग्रसित होगा वो दोहराव वाले व्यवहार में, अर्थात किसी चीज को दोहराने की जो प्रवृत्ति है उस व्यवहार में हमेशा लिप्त रहेगा, उससे लगा हुआ रहेगा, ठीक है? अब इसके लक्षण देखें, क्या सिम्टम्स हैं इसके महत्वपूर्ण। सबसे पहले सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है, आँख से आँख मिलाना कम या न करना, ठीक है? अर्थात सामाजिक संपर्क जब एकदम आई कॉन्टैक्ट करके जब बातें की जाती हैं, उनमें क्या होना, कठिनाई होना, उसमें समस्या का सामना करना, दोस्तों या समूह से मिल कर के खेलने में कठिनाई होना, अपने दोस्त या अपने ग्रुप के साथ मिल कर के गेम खेलने में कठिनाई होना, ठीक है? और भाषण और संचार की असमानताएँ होना, देर से बोलना या शब्दों की पुनरावृत्ति करना, ठीक है? या तो बार-बार उन्हें दोहराना, पुनरावृत्ति करना या देर से बोलना शब्दों को, और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल होता है। अपनी जो इमोशंस हैं, उन इमोशंस को शब्दों में नहीं व्यक्त कर पाते हैं ऑटिज़्म वाले। और दोहराव वाले व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। बार-बार दोहराते हैं उस चीज़ को, हाथ या शरीर की हरकतों को बार-बार करना, ठीक है? दोहराव व्यवहार कैसे है? अपने हाथ या अपने अन्य शरीर के अंगों से
जो बार-बार उनकी हरकतें करना, ठीक है? और किसी विशेष दिनचर्या या पैटर्न के प्रति जोर दिया जाता है, जो विशेष दिनचर्या है, सबसे अलग है, उसके प्रति जोर देना, ठीक है? ये भी इसका एक लक्षण बन सकता है। और अन्य जो है रुचि और उम, गतिविधियों में सीमितता होना, ठीक है? जो रुचि या गतिविधियाँ हैं, उनमें सीमितता होना भी हमारा ऑटिज़्म का ही एक कारण लक्षण बन सकता है। कुछ विशेष विषय या वस्तुओं में अत्यधिक रुचि होना, ऑटिज़्म है। यदि बहुत ज़्यादा रुचि है उसमें, तो ऑटिज़्म है। नई चीज़ें सीखने या बदलाव में कठिनाई होना, नई चीज़ों को सीखने में कठिनाई होती है या बदलाव आता है नई चीज़ों के आने से, तो भी उसमें कठिनाई होती है। और सेंसरी संवेदनशीलता होती है, ठीक है? सेंसरी सेंसिटिविटी होती है, तेज आवाज़ से चिड़चिड़ापन होता है, तेज रोशनी से, स्वाद, गंध या स्पर्श के प्रति असामान्य प्रतिक्रियाएँ करने लग जाता है मनुष्य, तो वो क्या है? ऑटिज़्म है। अभी हम ऊपर देख कर के आए थे ऑटिज़्म के बारे में, इससे पहले वाले में, ठीक है? आया था यहाँ पे ऑटिज़्म के बारे में, देखा था हमने, ये रहा एसपीडी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को अधिक देखा जाता है, ठीक है? सेंसरी जो हमारी इंटीग्रेशन थेरेपी है, उसके विषय में बात करी थी। तो जो ऑटिज्म से संबंधित हैं, उन्हें सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। और यहाँ भी अगर इन्हें क्या है, टच करने में या आवाज से या रोशनी से या स्वाद से या गंध से कोई समस्या होती है, तो वो ऑटिज्म से भी ग्रसित माने जा सकते हैं, ठीक है? अब इनके कारण देखें, क्या कारण हो सकते हैं? जैविक या आनुवांशिक कारण हो सकते हैं। जैविक भी हो सकते हैं, आनुवांशिक अर्थात जेनेटिक भी हो सकते हैं। जीन और मस्तिष्क के संरचना से संबंधित हो सकते हैं, हमारे जीन से, या फिर हमारी जो मस्तिष्क संरचना है, स्ट्रक्चर है हमारे माइंड का, उससे संबंधित हो सकते हैं। मस्तिष्क के विकास में अंतर होना, ठीक है? जो मस्तिष्क का विकास है, उस विकास में अंतर होना। पर्यावरणीय कारण भी कुछ हद तक प्रभाव डाल सकते हैं, अर्थात जो हमारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, वो भी कुछ हद तक हम पर प्रभाव डाल सकते हैं और हम ऑटिज्म से ग्रसित हो सकते हैं। अब ध्यान देने योग्य क्या बात है, ऑटिज्म का कारण माता-पिता के पालन-पोषण में कमी नहीं है। यदि ऑटिज्म है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि माता-पिता के पालन-पोषण में कमी है। वो हमें या तो आनुवांशिक है, ठीक है? जन्मजात हमें मिला हुआ है अपने घर परिवार से, या आनुवांशिक है, जेनेटिक है, तो आगे चल कर के हो गया है, एक प्रकार का रोग है, ठीक है? तो माता-पिता के पालन-पोषण में कमी नहीं देखी जा सकती। अब इसके उपचार कैसे किए जा सकते हैं? क्या सुझाव दिए जाते हैं? ऑटिज्म का पूर्ण इलाज नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। कल एक और रोग आया था जिसका पूर्ण इलाज नहीं होता है, लेकिन लक्षण और सामाजिक कौशल सुधारने के लिए मदद की जा सकती है। ठीक है? अब निम्नलिखित तरीके हैं जिनसे हम इसके लक्षणों को सुधार सकते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं किया जा सकता। व्यवहार या संचार थेरेपी दी जाए इन्हें, ठीक है? एबीए कहा जाता है इसे, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस स्पीच थेरेपी दी जा सकती है। ठीक है? सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दी जाए, जैसे एसपीडी जैसी समस्याओं के लिए, ऊपर एसपीडी हम पढ़कर आ गए हैं। सेंसरी क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और शिक्षा और सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाए बच्चों को स्कूल और समाज में शामिल करने के लिए, और दवा का प्रयोग भी किया जा सकता है केवल सहायक लक्षणों के लिए, जैसे चिंता है या हाइपर एक्टिव है, अत्यधिक सक्रिय होता है व्यक्ति, तो उसके लिए हम दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑटिज्म ठीक किया जा सकता है। अब अगला जो हमारा अगला विकार है और महत्वपूर्ण है, एमनेसिया क्या है? इंसोम्निया के नाम से जाना जाता है। नींद ना आने की बीमारी है इंसोम्निया। इंसोम्निया वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति सोने में कठिनाई महसूस करता है, ठीक है? इंसोनिया सोने से संबंधित है, नींद से संबंधित बीमारी है, नींद ना आने की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति नींद ना आने की कठिनाई होती है, व्यक्ति को बार-बार जागता रहता है, सुबह जल्दी उठ जाता है और फिर सो नहीं पाता है। यदि व्यक्ति सुबह को बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाता है, जग जाता है और फिर दोबारा सो नहीं पाता है, तो उसे इंसोनिया है, ठीक है? और यदि रात में भी कम नींद उसे आ पाती है, ज़्यादा सो नहीं पाता है, तो भी वो रोग से ग्रसित है। यह केवल नींद न आना नहीं, बल्कि नींद की गुणवत्ता और निरंतरता में भी समस्या शामिल होती है, ठीक है? नींद न आना ही नहीं, बल्कि नींद की जो गुणवत्ता है और निरंतरता है, उसमें भी समस्या शामिल होती है, ठीक है? अब इसके मुख्य प्रकार देखते हैं, क्या है? अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक कुछ दिनों को लेकर 1-2 सप्ताह तक रहती है, ठीक है? अल्पकालिक से तात्पर्य है कुछ दिनों के लिए या 1-2 सप्ताह के लिए। तनाव काम या जीवन शैली के कारण होता है, यदि तनाव है या फिर जीवन शैली लाइफ़स्टाइल कुछ इस प्रकार की है, तो उससे हमें हो सकता है इंसोनिया, ठीक है? आगे दीर्घकालिक और स्थायी भी रह सकता है।
दीर्घकालिक भी होगा, हफ्तों से अधिक समय तक लगातार नींद ना आना, ये भी हमारा इसका कारण एक प्रकार है। अक्सर मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक रोगों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये सारी हमेशा मानसिक रोगों से या फिर शारीरिक रोगों से जुड़े हुए हैं। सोने में कठिनाई होना, जल्दी सोने की समस्या, नींद बनाए रखने की कठिनाई, ठीक है, रात में बार बार जागना, ये इसके मुख्य लक्षण भी है, मुख्य प्रकार भी माने जा सकते हैं। अब इसके अन्य लक्षण देखते हैं। दिन में थकान या सुस्ती महसूस करना, बहुत जल्दी थक जाना, अपने आप को बहुत सुस्त महसूस करना, ध्यान और याददाश्त में कमी आना, अपना ध्यान एकाग्र करने में और याददाश्त में कभी आना, बार बार चीजों को भूलते रहना, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग होना। ठीक है, हम जो वो है हमारा मूड है, हम हमेशा स्विंग होते रहना, बदलते रहना, काम या पढ़ाई में प्रदर्शन कम होना, यदि काम करने वाला वो व्यक्ति है तो उसके काम में कम प्रदर्शन होना, पढ़ाई वाले बच्चे का पढ़ाई में कम प्रदर्शन होना, कभी कभी सिर दर्द या पाचन समस्या होना। यदि बार बार सिर दर्द होता है हमें और पाचन की समस्या है, पाचन तंत्र की, तो भी हम एम्सोनिया से ग्रसित हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? मानसिक कारण जैसे तनाव, चिंता या अवसाद होना, डिप्रेशन होना हमें, या फिर एंजाइटी वगैरह होना, इस प्रकार के मानसिक कारण। शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे कहीं सर में दर्द है, हार्मोनल बदलाव है, हमारे हार्मोन हार्मोन जो है चेंज होते रहते हैं, नींद अपनिया होना अर्थात नींद की कमी होने के कारण भी हमें हो सकता है। जीवन शैली, देर तक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर काम करना, ठीक है, देर तक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को यूज करना, अनियमित नींद लेना, या तो बहुत कम सोना, ठीक है, बहुत कम सोना, 1-2 घंटे की नींद लेना, इस कारण भी हम इससे ग्रसित हो सकते हैं। और दूसरा, दवा या शराब, कैफीन का सेवन करना, नशीले पदार्थों का, मादक पदार्थों का सेवन करने से भी हम इससे ग्रसित हो सकते हैं। या यदि हम बहुत देर तक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, बार बार उसका इस्तेमाल करते हैं, तो भी हम इस कारणों से इस लक्षण से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे आजकल के जो बच्चे हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, घंटों घंटों फोन लेकर के बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार के जो रोग हैं, वो रोग बच्चों को ग्रसित कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके उपचार कैसे किए जा सकते हैं, क्या 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 सुझाव हैं उपचार के लिए? नींद की स्वच्छता होना, ठीक है, स्लीप हाइजीन होना, नियमित समय पर सोना और जागना, अर्थात एक रूटीन बनाना अपने सोने का, और उसी रूटीन से सोना, उसी रूटीन से जागना, सोने से पहले मोबाइल टीवी से दूर रहना, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी स्क्रीन है उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखना सोने से पहले, हल्का और शांत वातावरण होना चाहिए। ठीक है, ना बहुत ज्यादा भारी हो, ना बहुत ज्यादा ठंडक वाला वातावरण हो, हल्का और शांत वातावरण हो, शोरगुल ना हो। ठीक है, और व्यावहारिक उपचार, बिहेवियरल थेरेपी दी जा सकती है, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, वो भी दी जा सकती है। और दवा मेडिसिन लेने के भी सुझाव दिए जाते हैं। केवल चिकित्सक से सलाह लेने पर, अगर हमें नींद नहीं आती है तो हमें चिकित्सक से सलाह लेकर के दवा लेनी चाहिए, वरना घातक भी हो सकती हैं। अत्यधिक नींद की दवाओं का सेवन करने के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अल्पकालिक समस्या के लिए, ठीक है, अल्पकालिक समस्या के लिए हमें दवाई लेनी चाहिए। यदि समस्या 1-2 हफ्ते की है, तभी हमें उसके लिए दवाओं का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और पर्याप्त व्यायाम और तनाव का प्रबंधन, ठीक, वो भी, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, अर्थात पर्याप्त हमें व्यायाम करते रहना चाहिए, जिससे हम तनाव को अपने दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है डिस्पेसिया, पाचन तंत्र संबंधित विकार है हमारा। ठीक है, पाचन संबंधित विकार। डिस्पेसिया वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को भोजन खाने के बाद पेट में दर्द, भारीपन, जलन या सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। डिस्पेसिया एक प्रकार का रोग है हमारा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विकार है। तो इसमें क्या होता है, भोजन करने के बाद व्यक्ति को पेट में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है, पेट में जलन या सूजन सी महसूस होती है, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं डिस्पेसिया में। ठीक है, यह एक सिंड्रोम है, यानी कई लक्षणों का समूह है। सिंड्रोम का तात्पर्य होता है समूह से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है एक प्रकार का सिंड्रोम है, समूह है, लक्षणों का समूह है। ठीक है, अब बहुत सारे लक्षण इसके अंदर हो सकते हैं। देखिए, मुख्य लक्षण क्या है? पेट में दाह या जलन होना, ठीक है, पेट में या तो दाह सी होना, आग सी लगना, जलन होना, भारीपन या फूला हुआ सा पेट दिखना, महसूस होना, खाने के बाद जल्दी पेट भरना, यदि हम खाना खाते हैं तो जल्दी से हमारा पेट भर जाता है कम खाने में, उल्टी या मतली होना, ठीक है, वॉमिटिंग होना हमें, और
पेट में दर्द या बेचैनी होना, यदि किसी के बार-बार पेट में दर्द होता है, उसे बेचैनी होती है, तो वो इस कारण से ग्रसित है। कभी-कभी खट्टा या गैस बनना, जब कभी-कभी हम खाना खाते हैं, तो हमें खट्टे-खट्टे से डकार आने लगते हैं, गैस बनने लगती है पेट में इस कारण, ठीक है? तो भी ये इसका एक क्या बन सकता है, लक्षण बन सकता है डिस्पेज़िया का। अब आगे अन्य इसके कारण क्या होंगे? अनियमित भोजन, अस्वास्थ्यकर आहार, ठीक है? ज़्यादा तला-भुना मसालेदार भोजन, यदि हम बहुत ज़्यादा अनियमित भोजन लेते हैं, अस्वास्थ्यकर आहार लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है, जैसे ज़्यादा तला-भुना खाना, बाहर की चीज़ें खाना या मसालेदार चीज़ें खाना, ठीक है? जैसे आजकल जो बच्चे हैं, ज़्यादातर चाइनीज़ फूड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? तो इस कारण उन्हें डिस्पेजिया नामक बीमारी हो सकती है, और अल्मीयता या गैस्ट्रिक की समस्याएँ होना, गैस की समस्याएँ होना, ठीक है? हृदय या लीवर की समस्या होने के कारण भी हो सकता है हमें डिस्पेज़िया, तनाव या मानसिक कारण भी हो सकते हैं, ठीक है? डिप्रेशन जैसी समस्या के कारण भी हमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पाचन तंत्र की समस्या हमारी हो सकती है। दवा या का प्रभाव, जैसे एन एनएसएआइडीएस दर्द निवारक जो दवा है हमारी, उस दवा से भी समस्या बन सकती है। हम पेट दर्द के लिए दवा लेते हैं, तो उस कारण भी हमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? अब इसके उपचार कैसे किए जाएँ? आहार और जीवन शैली में सुधार करना महत्वपूर्ण है। हल्का और संतुलित भोजन लेना है, बहुत भारी खाना नहीं खाना चाहिए हमें। यदि कोई बीमारी है पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित, हल्का भोजन लें, संतुलित भोजन लें, समय से खाएँ, ठीक है? एक समय निर्धारित करें, छोटे-छोटे भोजन और समय पर खाना, अर्थात कम थोड़ा-थोड़ा खाना और समय पर खाना, ठीक है? तैलीय, मसालेदार और भारी भोजन से बचना, अर्थात तली-भुनी चीज़ों से, मसालेदार चीज़ों से बचना, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। दवा, अर्थात दवाओं का उपयोग करना, एंटासिड, प्रोबायोटिक्स और गैस्ट्रिक एंजाइम्स की दवाओं का सेवन करना, ठीक है? जिससे क्या हो सकता है, हमारी एसिडिटी वगैरह जो गैस्ट्रिक की वो है बीमारियाँ हैं, वो कम हो सकती हैं। केवल डॉक्टर की सलाह से दवा लेनी चाहिए, ठीक है? तनाव प्रबंधन, अर्थात ध्यान, योग और हल्का व्यायाम किया जाना चाहिए, जिससे तनाव दूर हो, ठीक है? चिकित्सीय जाँच ज़रूरी है, चिकित्सकीय जाँच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर लक्षण लंबे समय तक बने रहें या गंभीर हों, जैसे लगातार दर्द या जलन, वज़न घटना, ठीक है? यदि लक्षण लगातार लंबे समय तक, महीनों तक बने रहते हैं, जैसे लगातार पेट में दर्द होता है या वज़न घटने लगता है हमारा, तो हमें चिकित्सकीय जाँच करनी चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए, उनसे अपनी जाँच करवानी चाहिए, ठीक है? ऐसे हम इसका उपचार कर सकते हैं। अब अगला जो है हमारा सोमनम्बुलिज़्म या सोमनाम्बुलिज़्म के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे नींद में चलने की बीमारी, ठीक है? जिसे नींद में चलने की बीमारी होती है, वो सोमनम्बुलिज़्म से ग्रसित होता है, ठीक है? यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति नींद के दौरान चलते हुए, बोलते हुए या किसी गतिविधि में लिप्त होता है, लेकिन बाद में उसे उस समय की घटनाओं की याद नहीं रहती है, ठीक है? बहुत बार आपने फ़िल्म में देखा होगा कि जो व्यक्ति है, उसे नींद में चलने की बीमारी होती है, और जो नींद में चलने की बीमारी होती है, लेकिन जो गतिविधियाँ करता है, जो भी गतिविधि करता है, भले वो चलता है, बोलता है, कुछ भी गतिविधि करता है, तो उसे बाद में याद नहीं रहती है, जब वो वास्तविक जीवन में होता है अपने, उसे वो घटनाएँ याद नहीं होती हैं, ठीक है? ये मानो एक व्यक्ति ये ऐसा है जिसे नींद में चलने की बीमारी है, और वो चलता है या नींद में बोलता है, तो ये सारी गतिविधियाँ उसे अपने अगले दिन की वास्तविक जो जीवन है उसका, उस जीवन में याद नहीं रह पाएँगी, ठीक है? तो बहुत सारी फ़िल्मों में भी आपने देखा होगा ऐसी स्थिति के बारे में। अब आगे देखिए, आगे इसके मुख्य लक्षण क्या बन सकते हैं, ठीक है? लक्षण क्या होंगे इसके? नींद के दौरान चलना, कमरे में घूमना या दरवाज़ा खोलना, ये इसका लक्षण है, यदि कोई व्यक्ति नींद में चलता है, अपने कमरे में घूमता है, ठीक है? और बोलना या म्यूट गतिविधियाँ करना बिना किसी जागरूकता के, ठीक है? या तो बोलना या फिर म्यूट गतिविधियाँ करना, बिना किसी जागरूकता के गतिविधियाँ करना, और असामान्य क्रियाएँ करना, खाना लेना, कपड़े पहनना या कभी-कभी बाहर जाना, ये असामान्य क्रियाएँ हैं, ठीक है? नींद में कौन खाना लेने जाएगा, कौन कपड़े पहनेगा या फिर कौन बाहर निकलेगा नींद में, उसे देख कर के अन्य व्यक्ति भी भयभीत होंगे, ठीक है? नींद में आँखें खुली होना लेकिन चेतना ना होना, नींद में तुमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी कि बहुत लोग आँखें खोल कर के सोते हैं अपनी, ठीक है? आँखें खुली रहती हैं उनकी, लेकिन वो सोए रहते हैं, आँखें तो खुली रहेंगी लेकिन उनमें चेतना नहीं होती है, ठीक है? मतलब वो दिखाई उन्हें नहीं देता है, बस आँखें खुली रहती हैं।
सुबह घटना याद न होना ये भी इसका लक्षण है। यदि रात की घटित घटना के बारे में हम उनसे पूछें जिन्हें नींद में गतिविधियां करने की आदत है, तो उन्हें वो सारी घटनाएं याद नहीं रहती हैं। ठीक है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, किन कारणों से हमें ये हो सकता है? नींद का असंतुलन, कम नींद या अनियमित नींद लेना, बहुत कम नींद लेना या नियमित तरीके से नींद ना लेना, तनाव और मानसिक थकान के कारण भी, डिप्रेशन या मानसिक थकान जो है हमें उसके कारण भी हो सकती हैं। कुछ दवाइयाँ, नींद की गोली लेना, ठीक है। नींद की गोलियाँ लेने के कारण भी हमें नींद में चलने की बीमारी हो सकती है। जैविक कारण या आनुवांशिक भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं। परिवार में पहले भी सोमनाम्बुलिज्म होने का इतिहास यदि है, यदि किसी व्यक्ति को नींद में चलने की बीमारी थी, तो उसके बच्चे को भी आ सकती है। ठीक है, ये बीमारी जेनेटिक भी होती है। और दूसरा, बच्चों में अधिक आम और अक्सर उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो जाता है। यदि बच्चों में यदि है, तो बच्चों में वो आम सी है, अधिक आम है, मतलब बहुत ज्यादा सामान्य सी घटना है, और अक्सर जब उनकी उम्र बढ़ती है, तो उसके साथ साथ ये बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, अब इसके उपचार कैसे करें? सुरक्षा उपाय देखें इसके, तो खिड़कियां और दरवाजे सुरक्षित रखना, मजबूत रखना और बंद रखना, तेज वस्तुओं वस्तुओं या खतरनाक सामान से दूर रहना। यदि जिस व्यक्ति को नींद में चलने की बीमारी है, उसके लिए खिड़की दरवाजे मजबूत रखना, उन्हें सुरक्षित रखना, और जो तेज भारी वस्तुएं हैं या खतरनाक वस्तुएं हैं उससे दूर रखना। नींद की स्वच्छता होना, स्वच्छता से तात्पर्य नियमित नींद लेना, समय पर सोना, समय पर जागना। ठीक है, ये नहीं बहुत ज्यादा नींद ली जा रही है, कम नींद ली जा रही है, समय पर सोना, समय पर जागना, पर्याप्त नींद लेना। ठीक है, तनाव कम करना अपना योग, ध्यान और रिलैक्सेशन तकनीकी के द्वारा। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। जो हमारा तनाव है, डिप्रेशन है, उसे योग और ध्यान और रिलैक्सेशन के द्वारा कम किया जा सकता है, और दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। जब गंभीर लक्षण हो, गंभीर मामले हो, तो डॉक्टर की सलाह से हम नींद की दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं या अन्य उपचार कर सकते हैं इससे बचने के लिए। ठीक है, चलिए अगला अगला है हमारा एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ध्यानाभाव, अतिक्रियाशीलता विकृति या अवधान संबंधी समस्या। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। एडीएचडी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की ध्यान की कमी होती है, अत्यधिक क्रियाशीलता होती है और आवेगशीलता जैसी विशेषताएं दिखाई देती हैं। यह आमतौर पर बचपन में शुरू होती हैं, लेकिन वयस्कों में भी बनी रह सकती है। जो एडीएचडी की समस्या बचपन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन वयस्कों में भी हमें बनी रही दिख सकती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? ध्यान की कमी होती है, अत्यधिक सक्रियता होती है और आवेगशीलता होती है। अब आगे देखिए, आगे क्या है इसके बारे में। मुख्य प्रकार एडीएचडी के क्या हो सकते हैं? इन अटेंटिव टाइप्स हो सकते हैं, ध्यान की कमी के प्रकार। कमी वाला प्रकार, आसानी से विचलित हो जाना। ठीक है, ध्यान किसी भी चीज को देख करके सरलता विचलित हो जाना, काम अधूरा छोड़ देना। और दूसरा, निर्देशों को ठीक से ना समझने की कठिनाई होती है। ठीक है, जो भी हमारे निर्देश हैं उनको यदि ठीक से नहीं समझते हैं, तो भी हम एडीएचडी से प्रभावित हैं। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव इम्पल्सिव टाइप होना, अत्यधिक क्रियाशीलता और आवेगी होना, बार-बार हिलना-डुलना। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशीलता है। शांत बैठने में असमर्थ होना, तुरंत प्रतिक्रिया देना या बिना सोचे निर्णय लेना। ठीक है, यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं किसी की या बिना सोचे निर्णय लेते हैं, या शांत बैठने में हम असमर्थ हैं, शांत नहीं बैठ पाते हैं। बहुत सारे बच्चों को या व्यक्तियों को देखा होगा कि उन्हें शांत बैठे रहने में समस्या होती है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बात करना चाहते हैं हर किसी से। ठीक है, तो वो भी हमारे एडीएचडी से प्रभावित हैं। आगे देखिए, कंबाइंड टाइप्स भी होते हैं, मिश्रित टाइप भी हो सकते हैं जिसमें दोनों हो। ठीक है, जो दोनों ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता के लक्षण दिखाई दें जिसमें। ठीक है, वो भी हमारा एडीएचडी से प्रभावित है। अब इसके मुख्य लक्षण देखें। स्कूल या काम में ध्यान बनाए रखने में कठिनाई, यदि बच्चा पढ़ रहा है तो ध्यान को बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, और काम करने वाला है तो ध्यान को बनाए रखने में कठिनाई होगी। भूलने की आदत या चीजें खो जाना, यदि किसी को भूलने की आदत है या वो चीजें खो जाता है, तो वो भी एडीएचडी से प्रभावित है। बार बार रात क्या है, बार बार बात काटना या दूसरों की बात नहीं सुनना। यदि व्यक्ति बार बार किसी की बात काटता है, दूसरे की बात नहीं सुनता है, तो वो भी एडीएचडी से प्रभावित हैं। धैर्य की कमी और आवेगशील व्यवहार होना, कम धैर्यवान होना और आवेगशील, ज्यादा आवेगी व्यक्ति होना। ठीक है, आवेगों पर कंट्रोल ना होना और अत्यधिक बातचीत या शारीरिक गतिविधि करना, बहुत ज्यादा किसी से बात करना या बहुत ज्यादा अपनी शारीरिक गतिविधि करना लोगों के सामने, ये भी हमारे
एडीएचडी से संबंधित है। ठीक है, अब इसके कारण देखते हैं। आनुवांशिक कारण या जैनिक कारण, जैविक कारण हो सकते हैं। परिवार में एडीएचडी का यदि इतिहास रहा है, जेनेटिक कारण बन सकता है। दूसरा, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन का होना, जैसे डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्रिन का बढ़ना। पर्यावरणीय कारण होना, गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करना, यदि महिला गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती है, शराब का सेवन करती है, जन्म में यदि विलंब है तो भी वो एडीएचडी से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब इसके उपचार कैसे करें? व्यवहारिक थेरेपी दी जा सकती है। बच्चों को ध्यान और आत्म नियंत्रण सिखाया जा सकता है। उसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि कैसे ध्यान लगाया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है अपने आवेगों को, या अपने कार्य पे कैसे ध्यान लगाएं, और आत्म नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे वो किया जा सकता है, सेल्फ कंट्रोल कैसे किए कर सकते हैं हम अपने आप को, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, अब दवा मेडिसिन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर स्टिमुलेंट्स जैसे मिथेल्फेनिडेट, ठीक है, ये क्या करेंगे, हमारे उसको कम करेंगे। और नॉन स्टिमुलेंट्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, जो बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं इसका उपचार करने के लिए। और शैक्षिक सहायताएं भी ली जा सकती हैं। विशेष शिक्षा योजना स्कूल में मदद, ठीक है, विशेष शिक्षा योजना, स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, विशिष्ट शिक्षा, और परिवार और सामाजिक समर्थन की भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे हो सकती है। यदि घर परिवार वाले और उसका समाज उसका सहयोग करते हैं, समर्थन देते हैं, तो हम एडीएचडी का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर हुए आज हमारे सभी महत्वपूर्ण जितने भी मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकार हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, उनके विषय में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया। ठीक है, महत्वपूर्ण जो थे हमने प्रथम भाग में पूर्ण कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले हमारे मनोवैज्ञानिक विकार हैं, चाहे वो मानसिक विकार हैं, शारीरिक विकार हैं, तो हमने सभी का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा। आप लोगों का सभी का